प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि स्पोकन इंग्लिश में सामने लिखा भी है, स्पोकन इंग्लिश का जो भी पार्ट है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी क्वेश्चन का आंसर बनाने में, तो आज से मैं वो सेशन स्टार्ट करता हूँ। और सेशन में सबसे पहले हम जो एकदम बेसिक होता है, वो बेसिक को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ों को मैंने लिखा है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू, जिद पर अड़ तो सही। और बिना समय गंवाए प्यारे बच्चों, मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगा और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी स्पोकन इंग्लिश के पार्ट होते हैं वो लगभग मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इंग्लिश विद हैदर अली इदरीसी के पेज से आपको मिल जाए। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि प्यारे विद्यार्थी, जब इस क्लास को आप लीजिएगा तो एक चीज आपके पास होना चाहिए, कलम रफ लेके बैठिएगा और पूरे इंतजाम के साथ बैठिएगा, ताकि एक बार बैठने के बाद आपको कहीं जाना न पड़े। आइए स्टार्ट करते हैं सीधे आज के सेशन को। यहाँ पे देखिए लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, यूज ऑफ इट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ इट। अब देखिए जनरली अगर हम देखें, ये जो इट लिखा है, अगर जनरली इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखें तो बेटा इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहां जो हम इसको पढ़ेंगे इस प्रोनाउन के रूप में, तो इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से जानते हैं, लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे इट का प्रयोग हम ट्रांसलेशन के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन के रूप में। और ट्रांसलेशन के रूप में जो हम पढ़ेंगे इट को, तो उसमें आप ये जानिएगा कि इट की जो हिंदी होती है, आप वैसे जानते होंगे कि इट की हिंदी जो होती है, इट की हिंदी होती है यह। इट की हिंदी क्या होता है? इट का हिंदी होता है यह। लेकिन कहीं भी आप ये नहीं पाइएगा कि इट कहीं भी लिखा हुआ हो। आप ये कहीं नहीं पाइएगा कि इट आपका लिखा हुआ हो। प्यारे विद्यार्थियों, यहां इट का जो हिंदी होता है, इट का हिंदी होता है यह। क्या होता है? यह। लेकिन आप पाइएगा कि पूरा सेंटेंस आप पढ़ डालिएगा जिसमें इट का यूज करना है, और कहीं भी ये जो इसका हिंदी यह होता है, ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यही एकमात्र वजह होता है कि इट को हम कहते हैं कि इसका यूज हम कर रहे हैं एज ए डमी सब्जेक्ट। कैसा यूज कर रहे हैं? एज ए डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या है? डमी सब्जेक्ट का हिंदी होता है निरर्थक कर्ता। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? निरर्थक कर्ता, अर्थात एक ऐसा कर्ता जिसका सब्जेक्ट में कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात इट तो रहेगा, लेकिन हिंदी के वाक्य में कभी भी यह लिखा हुआ नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, अगर हिंदी में यह लिखा हुआ नहीं आएगा तो फिर हम इट का यूज करेंगे कैसे? तो उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ कुछ हिंट लिखा है। यहां मैंने आपके लिए क्या लिखा है? कुछ हिंट लिखा है। अब हिंट में क्या लिखा है? अब आपको सिर्फ एक फैक्ट ध्यान देना है। कितना फैक्ट ध्यान देना है? सिर्फ एक फैक्ट। अगर कोई सेंटेंस आपका लिखा है और सेंटेंस में बात हो रही है वर्षा की, किसकी बात हो रही है? वर्षा की, समय की, मौसम की, जलवायु की, खबर, दिन, तारीख, वर्ष, जाति, छोटे मोटे जीव जंतु, छुट्टी, दूरी, तापक्रम या फिर प्राकृतिक घटना, इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस में चर्चा की जा रही है तो आपको बिना कुछ सोचे आपको वहां सब्जेक्ट बनाना है। किसको? इट को। किसको सब्जेक्ट बनाना है प्यारे बच्चों? इट को। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इट जो होता है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर जो सेंटेंस आपका है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में, मतलब उसके अंत में है, हूं, है, आया है, प्रेजेंट टेंस है, तो आपको हमेशा इट के साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। अगर वो आपका पास्ट टेंस है तो इट के साथ हमेशा क्या लगाना है? वाज लगाना है। और इसके बाद हम कह सकते हैं आएगा हमारा क्या? अदर वर्ड। क्या आएगा? अदर वर्ड।
और अदर वर्ड के बाद आपको यहां क्या लगाना है, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को या इट को सेंटेंस में यूज करने से पहले मैं एक 2 मिनट का आपका समय लूंगा और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जब आप क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में प्यारे विद्यार्थियों आपको 4 प्रकार का सेंटेंस पढ़ाया जाता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक को कहा जाता है आपका, जो पहला होता है उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जो तीसरा उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो चौथा होता है, जो लास्ट होता है, इसी इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव को भी मिला देते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा या इसके लिखने का रीजन क्या है, तो इसके लिखने का रीजन सिर्फ एक है और वो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसकी शुरुआत हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से। कोई निगेटिव सेंटेंस है तो इसकी भी शुरुआत किससे होगा, सब्जेक्ट से। अफर्मेटिव सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आने की प्राथमिकता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, अन्यथा आपका अगर कोई एक्शन है तो मेन वर्ब आएगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो उसकी सीधे हम कह देते हैं क्या, अदर वर्ड। क्योंकि इट में भी आप पाइएगा कि लगभग चीजें वहां एक्शन नहीं, नॉन एक्शन सेंटेंस हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, अब देखिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। अब निगेटिव में क्या करना है, जो ये मैं बता रहा हूं ये यहां के लिए नहीं है, ये जितना भी सेंटेंस आप पढ़ेगा लगभग चीजें ऐसे ही यूज होंगी, इसलिए मैं 2 मिनट का समय लेकर के आपको इसके बारे में बता रहा हूं। अब निगेटिव में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप चीज ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अब नॉट के बाद अगर एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ड, और नहीं तो हमारा क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। तीसरा मैंने इंट्रोगेटिव लिखा है, तो इंट्रोगेटिव में आप जान जाइएगा कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस 2 तरह से आएंगे। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से है, अगर वाक्य की शुरुआत किससे है, क्या से, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब को, इसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर सब्जेक्ट से क्या कर देना है, पहले रख देना है। जैसे फार्मूले के तौर पे देखें तो अगर क्या से सेंटेंस की शुरुआत है तो सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हेल्पिंग वर्ब इधर आएगा, सब्जेक्ट वहां जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि सेंटेंस क्या से न प्रारंभ होकर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, या जिसे हम WS फैमिली का वर्ड कहते हैं, वो सेंटेंस के बीच में आ जाता है। अगर वो बीच में आ जाता है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेम यही फार्मूला रखिएगा आप, सेम यही फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और अदर वर्ड, अब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर अंतर क्या है, अगर क्या से शुरुआत है तब भी वही फार्मूला हम लगा रहे हैं, और कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा तो भी वही फार्मूला लगा रहे हैं। अंतर है, सेम फार्मूला यही रख करके आपको सेंटेंस के प्रारंभ में यहां रख देना है क्या, उसी क्वेश्चन वर्ड को। बात समझ में आ गया। नीचे लिखा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब फार्मूला यही रहेगा। नॉट जो आएगा प्यारे बच्चों, नॉट हमेशा आप कहां लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद हमेशा यहां क्या लगाइएगा, नॉट लगा दीजिएगा। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया, जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ये मान के चले कि समस्या आपके लिए है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि हाँ ये चारों फार्मूला हमें बार बार देखने को मिलेगा। अब यहां जो फार्मूला मैंने लिखा है ये असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का है। किसका है, अफर्मेटिव का। अब यहाँ पे इतना फैक्ट मैंने लिखा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात होता है तो आप वहां बिना कुछ भी सोचे आप वहां सब्जेक्ट बनाइएगा इट को। एक एग्जांपल मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, और उसके बाद मैं 2-3 एग्जांपल बोलूंगा, आप उसको लिखिएगा, और उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप उसको कर लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि आज रविवार है,
आज रविवार है। अब यहां देखिए सेंटेंस में लिखा क्या है, सेंटेंस, अब मैं कहूं सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है, तो आप कहेंगे सर रविवार की बात हो रही है। अब मैं कहूं रविवार है क्या, तो आप कहेंगे दिन है। तो यहां आपको देखिए हिंट लिखा गया है कि अगर दिन की बात होगी, अगर किसकी बात होगी, अगर दिन की बात होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, बिना कुछ सोचे यहां पे लिख देना है क्या, इट। अब लास्ट में है आया मतलब प्रेजेंट टेंस है, और मैंने कह दिया कि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हमेशा होता है सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ आप जोड़ेंगे इज। इट इज, इसका मतलब हो गया है, इसका सिर्फ मतलब होगा है। अब जवाब इससे आपको ढूंढना कि क्या है, तो जवाब आएगा रविवार है। रविवार मतलब क्या, संडे। रविवार मतलब संडे। और कब संडे है, आज है, तो यह एडवर्ब की श्रेणी में आता है, तो आप लास्ट में लिख देंगे टुडे। यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये निगेटिव अगर होता, तो निगेटिव होता तो कहता आज रविवार नहीं है, तो नहीं है, तो ये फार्मूला आप लगाते, मतलब नॉट कहां लगाते हैं, इसी इज के बीच में, इज के बाद और संडे के पहले यहां पे आपको क्या लगाना होता, नॉट लगाना होता। तो ये भी फार्मूला आपके काम आ गया। इंट्रोगेटिव होता तो इसमें जब, जिसमें नॉन एक्शन होता है, इसमें एक्शन नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको क्या वाला फार्मूला, अगर वाक्य की शुरुआत होता क्या से, जैसे यहाँ आज रविवार है, अगर यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा रहता क्या आज रविवार है, तो सेम ये रहता, बस लास्ट में जहां फुल स्टॉप लगा यहाँ पे क्या लग जाता, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं हमें करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या कर देना है, यहां कर देना है। जो इस तरह से आप इट के यूज में आपने देखा कि ये जो 2-3 नियम लिखा है, तीनों नियम को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद होगा आप कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे। मैं 3-4 एग्जाम्पल बोलता हूं, और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूं, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिले। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके साथ ही मैं 3-4 सेंटेंस बोलता हूं, आप नोट कर लीजिएगा और बाद में उसको बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कह दूं परसों 25 मार्च है, परसों 25 मार्च है, 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, क्या परसों मंगलवार था, बहुत अच्छी खबर है। तो ये सब वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं, सब एग्जाम्पल लिख करके, और आप ये चारों मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप चारों बनाने का प्रयास करिएगा, और आप देखिएगा कि उसका फायदा आपको क्या होता है। तो बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं सीधे अगले टॉपिक की तरफ। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, यहां पे आ गया अगला टॉपिक, यूज ऑफ देयर। क्या आ गया, यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर में आपको क्या करना है, यूज ऑफ देयर में सिर्फ आपको एक चीज देखना है। जैसे आपने इट में देखा, सेम वही कंडीशन आपका इसमें भी आएगा, और इसमें आपको देखना क्या है कि इसमें आपको देखना क्या है कि देयर का हम यूज कब करते हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि देयर का यूज हम कब करते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहां से हम देखेंगे यूज ऑफ देयर। यहां क्या लिखा है, यूज ऑफ देयर। देयर का यूज हम कहां करते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि इट का हिंदी यह होता है, उसी प्रकार अगर देयर की बात की जाए तो देयर की हिंदी प्यारे बच्चों वहां होता है। क्या होता है, वहां। अब वहां क्या है, अगर ये देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से, तो ये भी एक एडवर्ब है। ये भी क्या है, एडवर्ब है। इसको भी हम एज ए डमी सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। इसको भी हम कैसा सब्जेक्ट मानेंगे, इसको भी हम डमी सब्जेक्ट मानेंगे। डमी मीन्स, पहले ही मैंने बता दिया कि डमी का मतलब होता है निरर्थक कर्ता, अर्थात एक ऐसा कर्ता जिसका हमें हिंदी के वाक्य में उसका सेंस, उसकी मीनिंग नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी हम वहां देयर का प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब हिंदी इसमें उसका वहां दिखेगा ही नहीं, तो हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए हिंट लिख रखा है।
यहां मैंने हिंट क्या कर रखा है, लिख रखा है। अब देखिए होना या न होना का क्या मतलब है। जैसे हम बात करते कहते हैं कि कमरे में 4 कुर्सियां हैं, तो कमरे में 4 कुर्सी के होने की बात हो रही है। मैंने कह दिया जंगल में बहुत सारे पेड़ नहीं है, तो जंगल में बहुत अधिक पेड़ों के न होने की बात हो रही है। तो यही इसमें हमारा हिंट है। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज, किसी जानवर के होने या न होने की बात होगी, तो वहां सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, देयर को। वहां हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि इट का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, लेकिन देयर क्या है, देयर सिंगुलर के साथ भी होगा, प्लूरल के साथ भी होगा। अर्थात ये जो देयर है, इस देयर के साथ में, देयर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं, हम सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं, और देयर के साथ में हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि देयर के बाद जिसके होने की बात हो रही है, देयर के बाद जिसके होने या न होने की बात हो रही है, अगर वो एक है तो सिंगुलर, अगर वो मोर देन वन है, एक से अधिक है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल का। तो बात करें इसके फार्मूले की, अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो इसके फार्मूले में प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले देयर को रखना है। किसको रखना है, सबसे पहले आपको देयर को रखना है, सबसे पहले देयर को रखना है। और देयर के बाद जिसके होने की बात हो रही है, अगर एक है और वो टेंस प्रेजेंट है तो आप यहां इज रखिएगा, एक है टेंस आपका पास्ट है तो यहां वाज रखिएगा, एक से अधिक है लेकिन टेंस हमारा प्रेजेंट है तो आर रखिएगा, एक से अधिक है लेकिन टेंस हमारा पास्ट है तो क्या यहाँ पे होगा, वर होगा। इसके बाद हम यहाँ उसी वर्ड, उसी नाउन को रखेंगे जिसके होने या न होने की बात है, तो यहाँ सीधे हम लिख देते हैं अदर वर्ड। इसके बाद यहाँ आपको क्या रखना है, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या रख देना है, फुल स्टॉप। अब देखिए मैंने शुरू में आपको फार्मूला बता दिया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव का, वो आपको अपने मन में कंसंट्रेट होकर के उसको एक बार रिपीट कर लेना है, क्योंकि बार बार उसको मैं नहीं बताऊंगा। अब ये देखो ये है, अब इसका मान लो कि सेंटेंस ऐसा आ गया जो क्या से शुरुआत है, तो आप कुछ नहीं करिएगा, इसे हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां कर दीजिएगा, पहले, और यहां क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैं कह दूं कमरे में 4, कमरे में 4 विद्यार्थी हैं। मैंने क्या लिखा, कमरे में 4 विद्यार्थी हैं। अब आप सेंटेंस को पढ़ो, कमरे में 4 विद्यार्थी हैं, और आप सोचिए, तो सोचने पे आपको लगेगा अच्छा हाँ एक कमरा है जिसमें 4 विद्यार्थी के होने की बात हो रही है, कमरे में 4 विद्यार्थी के होने की बात हो रही है। यही हमारा हिंट है कि 4 विद्यार्थी के होने की बात हो रही है, मतलब जब कहीं पर किसी चीज के होने या न होने की बात हो, हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट वहां किसको बनाना है, देयर को। किसको बनाना है, देयर को। अब यहां देखिए है आ गया है पर